आपको एनुअल 2011 का पेपर है। अब ये स्टार्ट करते हैं। 1 decimeter cube of an unknown gas weighed 1.25 grams at ST. The possible formula of the gas is। अच्छा, अब देखो इस किस्म का कोई क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले आपको सोचना क्या है कि पूछा क्या क्वेश्चन में। फॉर्मूला बताना है गैस का, और फॉर्मूला हम बता सकते हैं मोलर मास से। मतलब अगर हम मोलर मास फाइंड कर लें तो फिर फॉर्मूला बता सकते हैं, या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला न्यूमेरिकल हो, लेकिन ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला न्यूमेरिकल नहीं है। मोलर मास हमें फाइंड करना है, फिर हम मोलर मास मैच कर लेंगे किससे रिलेट करना है, तो हम बता देंगे ये कोई गैस है। तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो यहाँ से हम मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। मास हमें गिवन है 1.25 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स की जगह 1 डेसीमीटर क्यूब गिवन है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है 22.414 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मोल किसी भी गैस का। तो अगर 1 डेसीमीटर क्यूब है तो इसे बस 1 डिवाइडेड बाय 22.414 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास मोल्स इन 1 डेसीमीटर। 1 डिवाइडेड बाय 22.414, ये आ गए हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 414 0.044 मोल्स। ठीक है, अब इस मोल्स को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। तो मोलर मास इधर जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स नीचे आ जाएंगे, ये फॉर्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा। मास है 1.25 और मोल्स आए हमारे पास 0.044, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 0.044। आंसर आया है 1.044, आंसर आया 28.4। 28.4 मोलर मास है। तो अब हम मैच कर लेते हैं किस फॉर्मूले का आ सकता है 28.4। कार्बन डाइऑक्साइड का तो 44 ग्राम्स होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का 12 प्लस 16 ये होता है 28। 12 प्लस 16 28 होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही इसका आंसर होगा। नंबर 2, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है, बस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है मोल्स को। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, हमारा आंसर है ये 1.2 एक्सपोनेंट 24। 1.2 एक्सपोनेंट 24 या 12 एक्सपोनेंट 23 एक ही बात है। 1.2 है, पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करूंगी इस साइड पे तो माइनस होगा, तो 24 से 23 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 3, द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड इज NH2। The 1 mole of this compound has a mass of 32 grams, then its molecular formula is। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बताना, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है। अब ये फॉर्मूला हम मोलर मास से फाइंड नहीं कर सकते, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले फॉर्मूले से ही करना होगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n। एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है NH2, n निकालना है। n निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को हम एम्पिरिकल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। NH2 है अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो इसका मास हो जाएगा 14 प्लस 2 16 ग्राम्स। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का तो मास आता है। मोलर मास इसमें गिवन नहीं है, बल्कि ये गिवन है कि 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड हैज अ मास ऑफ 32 ग्राम। तो हम मोलर मास खुद निकालेंगे इस 1 मोल और 32 ग्राम से। मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोल्स गिवन है, मास भी गिवन है, मोलर मास हमें फाइंड करना है।
तो ये मोल्स मोलर मास उधर जाएगा, मोल्स इधर आ जाएंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मास है 32 डिवाइडेड बाय मोल 1 मोल, तो मोलर मास भी आएगा 32 ग्राम। तो अब 32 ग्राम मोलर मास आ गया, 16 ग्राम है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एन की वैल्यू क्या आएगी 32 डिवाइडेड बाय 16, आंसर आया 2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, NH2 एम्पिरिकल फॉर्मूला था, इससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आंसर आया N2H4। N2H4 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ आया ये क्वेश्चन? वैसे नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन होता है, मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है, डायरेक्ट हम n की वैल्यू निकालते हैं और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन था, मॉलिक्यूलर मास हमें इससे निकालना था 1 मोल जो गिवन था, तो इससे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, n की वैल्यू निकाली और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दिया। Number 4, transition of an electron from n is equals to 4 to n is equals to 2 level result in n। अच्छा, सेकंड शेल में जा रहा है फोर्थ शेल से, तो ये बेलमर सीरीज है। बेलमर सीरीज विजिबल स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करके, बेलमर सीरीज की लाइंस जो है विजिबल रीजन में लाई करती हैं, तो विजिबल होगा, ये आपको याद करना होगा, लेमन बेलमर बेस्टियन, इसके हिसाब से। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, h/4 पाई होता है यहाँ पे, तो ये मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। बाकी भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज यही होती है -1 से +1। बोहर E इज इक्वल्स टू प्लैंक्स क्वांटम भी इक्वेशन यही है करेक्ट। ये वाली वैल्यू होती है me4। हाँ, ये भी करेक्ट है बोहर की, इसका आंसर ए ही है, क्योंकि यहाँ 4 पाई होता है, h/4 पाई 2 पाई नहीं होता, तो ए ही रॉन्ग है। ठीक है। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव सिमिलर ज्योमेट्रिकल शेप? BF3NH3, इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ये होता है पिरामिडल, ये तो हो गया डिफरेंट। AlCl3 PCl3, PCl3 का भी पिरामिडल होता है और इसका भी ट्राइगोनल प्लेनर। ये वाला सेम होगा क्योंकि एल्यूमिनियम और बोरॉन दोनों सेम ग्रुप के सेंट्रल एटम है, 3A ग्रुप के, तो ये वाला सेम होगा, जबकि यहाँ भी CO2 का लीनियर होता है, SO2 का बेंट होता है, क्योंकि सल्फर में लोन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नंबर 7, हाँ हमारे ही सिलेबस में बॉर्न एनर्जी FF बॉन्ड की गिवन है 42 और बॉन्ड एनर्जी II बॉन्ड की भी 37। FI बॉन्ड की क्या होगी बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी या बॉन्ड मेकिंग एनर्जी होती है। जब FI बनेगा तो FI इस तरह बनेगा, F2 + I2 फॉर्म्स FI, 2FI। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 42 कैलोरीज यूज होंगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 37। जब ये कैसे आया बी आंसर?
समझ आ गया मुझे। इन इन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उतनी ही इस न्यू बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है। अगर मैं फॉर्मेशन एनर्जी की बात करूँ तो वो तो 1 मोल होता है ना, तो फिर इसे हाफ हाफ कर देंगे हम। ये थर्मोकेमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, हमारे उसमें नहीं है सिलेबस में, लेकिन बॉन्ड एनर्जीज कैलकुलेट करने का आता है। बॉन्ड एनर्जीज अगर फाइंड करनी हो तो इन दोनों की मिला दो और इसकी मिला दो, ये बराबर होगी। तो अब 1 मोल इसका प्रोड्यूस करने के हाफ इसका लेना है, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जीज हैं इन दोनों को भी हाफ हाफ करके ऐड करना है। तो हाफ हाफ करके ऐड करेंगे 39.5 आंसर आएगा। हो सकता है ये पहले सिलेबस में हो, मुझे एक और बार चेक कर लेने दो। एमसीक्यू नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सपेक्टेड टू पोजेस जीरो डायपोल मोमेंट। जीरो डायपोल मोमेंट जिसमें कोई लोन पेयर ना हो, सारे बॉन्ड सिमेट्रिकल हो, इसमें तो एक बॉन्ड डिफरेंट है, 3 एक जैसे। इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 1 लोन पेयर है, तो ये होगा जीरो डायपोल वाला BF3। नंबर 9 गैसेस वाले चैप्टर से रिलेटेड है। 10 ऑल्सो, if a liquid is continuously heated at its boiling point, then its boiling point will increase, decrease, remain constant, become boiling point पे तो कोई टेम्परेचर इफेक्ट नहीं होगा, boiling point तो वही सेम रहेगा, कंटिन्यूसली हम हीट करते रहें, तो boiling point will remain constant। ये इसका आंसर होगा। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन SI सिस्टम इज, ये सिनबोर्ड की बुक में है। विस्कोसिटी का यूनिट भी उसमें होगा, ये आप लोग देख लेना, ये नेट से सर्च कर लेते हैं। न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, क्या लिखा है, ये तो नहीं है। पास्कल सेकंड, ऑप्शंस में ये भी नहीं है। उसी वाले ऑप्शन की बात किसी को पता है SI यूनिट? न्यूटन ये वाला होगा, फिर मीटर स्क्वायर वाला, मीटर स्क्वायर किसी में नहीं है। किसी को पता है विस्कोसिटी का SI यूनिट? हो सकता है सिंबल वाली बुक में हो, तो वहाँ से सर्च कर लेना। किसी को पता है तो अभी बता दें। अच्छा, kg per meter second। बाकी स्टूडेंट्स को पता है? किसी को कुछ पता है? इशाल या यमुना, आप लोग को पता है तो बताओ जरा। अपनी नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक में देखना, या फिर मीटर स्क्वायर सेकंड लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड, और उसमें फिर यही होगा स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो कहीं भी नहीं आ रहा, बी ही है आप लोग को लग रहा है, तो फिर बी ही होगा। फिर भी बुक से देख लेना ये। Which of the following material may show the property of isotropy, यानी आपसे पूछा है कौन सा amorphous solid है। amorphous solid में isotropy होती है, तो कॉमन सॉल्ट
क्रिस्टलाइन है, ग्लास अमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, ऑप्शन बी ही है उसका, कह रही हो आप यूनिट वाले का। ठीक है, 13 का आंसर है सी, सॉरी डी, ग्लास। ग्लास अमॉर्फस सॉलिड है, तो ये आइसोट्रॉपी होगी इसमें। Which of the following substances are isomorphic in nature? Isomorphic का मतलब होता है दो different substances but having same crystalline structure. Same crystalline structure किन substances का है, ये आपको बताना है। और ये crystalline structure same तब होता है जब ions same होते हैं, या तो cations या anions। तो इसका आंसर आई गेस ये होगा NaF और MgCl2। नहीं, लेकिन यहाँ F है, यहाँ 2 है। बुक में लिखा है सल्फेट और क्रोमेट जो है CrO4, इनका भी सेम होता है, लेकिन यहाँ K2 है, यहाँ Na2 है, यहाँ जिंक है, यहाँ K2 है। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, K2SO4 Na2 CrO4, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम ऑलमोस्ट सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और सल्फेट और क्रोमेट का सेम होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये कार्बोनेट और सल्फेट है, लेकिन ये कैल्शियम है 2A ग्रुप का, ये निकल है। यहाँ जिंक है और यहाँ दूसरी तरफ K2 है, तो ये भी सेम नहीं होगा, ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने सॉलिड वाला चैप्टर प्रिपेयर कर लिया है वो बताएं जरा एक इसका आंसर क्या होगा 14 का। अच्छा, नंबर 15 है, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन Kc इज फाउंड टू बी एक्सपोनेंट 58 प्लस 58 मतलब Kc वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। जब वैल्यू बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ए आंसर है इसका। नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना विल अकर इफ प्रेशर इज अप्लाइड टू द गिवन सिस्टम? इक्विलिब्रियम पर है ये रिएक्शन, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि प्रेशर का तो गैसेस पे इफेक्ट होता है। मोर आइस विल फॉर्म, सिस्टम विल रिमेन अनइफेक्टेड। हाँ, तो ये सी होगा इसका आंसर, सिस्टम विल रिमेन अनइफेक्टेड, क्योंकि इस सिस्टम में कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है। नंबर 17, if 0.1 m solution acetic acid and 0.01% ionized in aqueous solution, the ionization constant of acetic acid will be? Ka वैल्यू बतानी है, 0.1% आयनाइजेशन है। कैसे करेंगे? के ए बताना है। के ए होता है कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, CH3COO आइन मल्टीप्लाई बाय H पॉजिटिव आइन, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड गिवन है, आइंस की कंसंट्रेशन नहीं गिवन, लेकिन आयनाइजेशन परसेंटेज गिवन है। पॉइंट 0.01% है। अगर इसकी दिया आंसर कैसे कैलकुलेट किया, इसी तरह चल गया।
परसेंट आयनाइजेशन वाले फॉर्मूले से। अच्छा, कंसंट्रेशन गिवन फाइंड करनी है आपको, टोटल कंसंट्रेशन गिवन है, परसेंटेज गिवन है, आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है ऐसे। और फिर डिवाइडेड बाय ये कौन सा फॉर्मूला है, बुक में कहाँ गिवन है, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। पेज 234। अच्छा, परसेंट आयनाइजेशन वाला फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला परसेंटेज का जो मैंने लिखा है, जो नॉर्मल परसेंटेज का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है। और इससे वैल्यू आ रही है 1 एक्सपोनेंट -5। तब इसे वहां उस फॉर्मूले में पुट किया कि ए फाइंड करने के लिए। पुट करके बताओ वैल्यू क्या आ रही है। मेरे पास तो 1 एक्सपोनेंट -9 आ रहा है आंसर, ए आ रहा है आंसर। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन में से माइनस भी तो करना है, 0.1 माइनस भी करना है। हाँ, तो अब ये आ गई कंसंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट -5। तो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी 0.1 माइनस 1 एक्सपोनेंट -5। एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन ये होगी कि ए वैल्यू आपको फाइंड करनी है और 1 एक्सपोनेंट -5 का स्क्वायर लेंगे। इसी तरह उसी फॉर्मूले से आया जो फॉर्मूला आपने बताया है, उस फॉर्मूले में 100 भी तो है जो पेज नंबर 232 पे लिखा है, और जो मैंने यहाँ लिखा था वही इसी फॉर्मूले से आया। आपका क्या आंसर आ रहा है? वन एक्सपोनेंट -9, ऑप्शन ए ही आंसर आ रहा है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स को मैं एक्सप्लेन कर दूं, हमारे पास ये फॉर्मूला है के ए वैल्यू फाइंड करने का। ठीक है, इस फॉर्मूले में अब हमारे पास ये कंसंट्रेशन गिवन है, इनकी कंसंट्रेशंस नहीं, लेकिन परसेंटेज गिवन है आयनाइज की। परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है ना, वो सिंपल फॉर्मूला हमने यूज किया, आयंस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल कंसंट्रेशन, यानी एसिड की कंसंट्रेशन और एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास है, एसिड की कंसंट्रेशन गिवन, आयंस की कंसंट्रेशन हम यहाँ से निकालेंगे क्योंकि परसेंटेज भी हमारे पास है। परसेंटेज है 0.01, एसिड की कंसंट्रेशन है 0.1 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से मेरे पास आयंस की कंसंट्रेशन आ गई 1 एक्सपोनेंट -5, आयंस की कंसंट्रेशन आ गई। अब इस कंसंट्रेशन को मैं इस फॉर्मूले में पुट करके इन दोनों की जगह पुट करके के ए वैल्यू फाइंड कर लूँगी। तो वो आ रही है 1 एक्सपोनेंट -9। तो ये इस तरह पुट हो जाएगी, दोनों आइंस की ये कंसंट्रेशन है, 1 एक्सपोनेंट -5 का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 0.1। तो के ए वैल्यू आ रही है यहाँ पर 1 एक्सपोनेंट -9। कैलकुलेट करके देख लो आप।
ठीक है, नंबर 17 का ऑप्शन ए आंसर है। नंबर 18 का आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सोल्यूशन, तो ये तो बफर सोल्यूशन बनता है, ये वाला बफर सोल्यूशन बनता है, ये भी कार्बोनेट है, ये भी बाइकार्बोनेट है, सॉल्ट है, ये भी बफर सोल्यूशन बनता है, PO4 है, PO4 है, बट यहाँ भी बफर बनता है ClO4 ClO4। अब इसमें जो वीक एसिड नहीं है वो होगा, वीक एसिड फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड वाला होगा आंसर। देखा जाए तो सॉल्ट सब करेक्ट है। फॉस्फोरिक एसिड भी वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड भी, हाइपोक्लोरस एसिड वीक नहीं है। मेरे नेटवर्क में काफ़ी डिस्टर्बेंस थी तो मैंने चेंज किया है। अभी भी आवाज़ कट रही है? बाकी स्टूडेंट्स बता दें, ईशाल और जमीलिया, कोई डिस्टर्बेंस है, आवाज़ कट रही है? yes. सही है, ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा सी आई गेस। बाकी सब वीक एसिड और उनके सॉल्ट्स हैं। नंबर 19, HBr को वाटर से रिएक्ट किया है तो फिर क्या फॉर्म होगा? वाटर विल गेन प्रोटॉन, HBr एसिड है तो वाटर बेस की तरह बिहेव करेगा और बेस का काम होता है प्रोटॉन गेन करना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, वाटर विल गेन प्रोटॉन। नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन pH 4 pH है तो OH की POH होगी 10 और POH से OH की कंसंट्रेशन हम बता सकते हैं, pH 4 है तो POH होगी इसकी 10 और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन होगी 1 एक्सपोनेंट -10। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नंबर 21 हमारे सिलेबस में नहीं है, कोलाइडल सिस्टम। 22 23 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है, 25 भी नहीं है। 26 करना है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? क्रोमियम इज ऑक्सीडाइज, तो क्रोमियम को चेक कर लो, या -3 +3, यहाँ +3 है और यहाँ है -2 0, यहाँ +3 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन हो गया और क्रोमियम इज रिड्यूस्ड, ये करेक्ट लग रहा है। ऑक्सीडेशन +1 -2, +1 से -2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन की हो रही है यहाँ पे रिडक्शन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है पर ऑक्साइड में +1 से यहाँ सॉरी -1 से यहाँ जा रहा है -2 में, तो ये डिक्रीज हो रही है, तो ऑक्सीजन तो हो रहा है रिड्यूस। क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये यहाँ पे करेक्ट है, क्रोमियम +3 से कन्वर्ट हो रहा है 0 में, +3 से 0 ये रिड्यूस है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्रोमियम इज रिड्यूस्ड। हाँ, यही इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 27, अ सेट ऑफ हाफ रिएक्शन इज गिवन बिलो, द अबव रिएक्शंस आर।
अच्छा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है। तो अगर इसकी 0 है तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल +076 है। नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है दोनों की, तो ये सही है, स्पॉन्टेनियस है। रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है यहाँ, क्योंकि RED लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 है और इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन ही हो रही है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एंड CaClO4-2। ऑक्सीजन है टोटल 8, तो ये हो गया -16, ये हो गया +2, तो ये होगा +14, बट फॉर 2 क्लोरीन एटम्स, एक क्लोरीन का +7 होगा। अगर इस तरह समझ नहीं आता तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। 1 कैल्शियम +2 क्लोरीन +8 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। कैल्शियम का होगा +2। अब इक्वेशन बना के इस तरह कर लो आप लोग, इससे समझ आ जाएगा आपको। क्लोरीन का आपको फाइंड करना है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 8 ऑक्सीजन का हो जाएगा -16 इज इक्वल टू 0। तो 16 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा ये +16 और -2 यानी +40, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा मेरे पास +7। तो एक क्लोरीन का +7 है आंसर। कुछ रिएक्शंस गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी फॉर द गिवन रिएक्शंस। सब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शंस हैं, तो सेम फॉर ऑल रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेम रहती है, तो इट इज सेम फॉर ऑल रिएक्शंस, ये आंसर है। नंबर 30, द एंथैल्पी ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट at 278 Kelvin, 298 Kelvin, 298 Kelvin 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सर्च कर लेती हूँ मैं नेट से। आप लोग को क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? आवाज़ कट रही है। मैं इसकी ना आप लोग को रिकॉर्डिंग भेज दूँगी, उसमें आवाज़ सही आएगी तो सबको मैं भेज दूँगी। ये वाली जो 2 रिकॉर्डिंग्स हैं एंड की। नेट मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है। अब आवाज़ आ रही है सही? अब आवाज़ सही आ रही है क्या, या अभी भी कट रही है? मैंने नेटवर्क चेंज किया है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड स्टेट में एट 298 केल्विन एंथैल्पी 0 है, तो इसका आंसर है 0 किलोजूल्स पर मोल। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप लोग। हर एक एलिमेंट, कोई रिएक्शन की बात नहीं है यहाँ। रिएक्शन में तो होगी एंथैल्पी की वैल्यू, एलिमेंट की स्टैंडर्ड कंडीशन में एंथैल्पी 0 है। अच्छा, ये था हमारा 2011 का पेपर। कल हम 2012 और 13 कर लेंगे। फिर आज यहीं तक रखते हैं।
ये रिकॉर्डिंग्स मैं आप लोग को भेज देती हूँ। ओके, कुछ चीज़ें आज के लेक्चर में काफ़ी न्यू थी जो हमने नहीं डिस्कस की, मतलब 2011 वाला पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था।